हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो ये वीडियो हमारी होने वाली समसामयिक भारतीय समाज शिक्षा का द्वितीय भाग जो होने वाला है हमारा मैराथन क्लास का पार्ट 2। यहाँ हम बहुत सारे पीवाईक्यूज, गेस्ट पेपर के क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न उत्तर हम डिस्कस करेंगे जो पहले डेट की परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने वाली डेट की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने कई क्वेश्चंस कवर अप किए थे और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को आज कवर अप करने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक क्विक सेशन होगा और जल्दी से इसको हम खत्म करके एक नए विषय पर अगले दिन बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वही रिक्वेस्ट कि चैनल पर अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। साथ ही साथ दूसरे विषय देखने के लिए प्लीज जरूर चेक करें और हमारे पूरे संपूर्ण कोर्स को खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स परचेस कर ले। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देश। जी हाँ, इसके पहले कई हमने जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में भी पढ़ा था। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स। जी हाँ, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये पहले जब बनी थी बहुत सारी जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनती हैं और उन सब का अलग अलग अपना उद्देश्य रहा है। अभी हाल ही में जो लेटेस्ट आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो 2020 आई है, एनईपी 2020, लेकिन फिलहाल वो भी लागू हुई नहीं है अभी तक पूरी तरह से। तो उसके बारे में अभी तक हमारे सिलेबस में अपडेट हुआ नहीं है तो वो हम नहीं जानेंगे कि उसके पहले की सारी शिक्षा नीतियों का समावेशन इसमें रहेगा। जितने भी लोग सेशन से जुड़ रहे हैं फटाफट सभी लोग पहले सेशन से जुड़िए। जुड़ते ही सेशन को लाइक करना है, क्लास में फ्रेंड तक शेयर कर देना है लिंक को, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है उसके उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो नंबर 1 कि प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि तथा इनके स्तर में सुधार, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें जो बेनिफिट्स हैं, सुविधाएं हैं, उसमें भाई वृद्धि और उनका जो लेवल है उसको सुधारना है। तो प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं और में वृद्धि तथा इनके स्तर में सुधार करना होगा, ठीक है, वो करेंगे। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम, दूसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर होगा वो होगा, इस शिक्षा नीति में ही रहेगा वो हमारा दूसरा काम क्या होगा कि जो भी शिक्षा के लोक व्यापीकरण है, यानी जिससे शिक्षा लोगों में पॉपुलर हो, लोग उसको पसंद करें, और औपचारिक तथा अनौपचारिक, ऑफिशियल या अनऑफिशियल दोनों ही शिक्षा प्रणालियों का व्यापक उपयोग हो, ठीक है। तो शिक्षा का लोक व्यापीकरण यानी ज्यादा से ज्यादा तक लोग पहुंचे, ये करने के लिए आप औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके अपनाइए जिससे शिक्षा लोगों तक पहुंचे, फेमस हो जाए, ठीक है। तीसरा, शिक्षक, शिक्षण पद्धति एवं भौतिक सुविधाओं में भी सुधार हो, यानी इन तीनों में सुधार होना चाहिए। किसमें, टीचर की क्वालिटी में, अच्छे शिक्षक बने, उनकी टीचिंग मेथड, शिक्षा की जो पद्धतियां हैं, टीचिंग मेथड्स हैं वो भी सुधरे, और भौतिक सुविधाएं यानी जो फिजिकल फैसिलिटीज मिल रही है स्कूल में, पानी की सुविधा, प्लेग्राउंड की सुविधा, खेल की सुविधा, है ना, स्मार्ट क्लास की सुविधा, ये सब बदले, इन सब में सुधार हो। चौथा, उत्पादकता बढ़ाने, राष्ट्रीय और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के प्रयास करना, यानी कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य हमारा यही है, हमारी जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनती हैं उनका उद्देश्य ही होता है कि आप उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, यानी राष्ट्रीय और सामाजिक एकता को सुदृढ़ कीजिए, यानी हमारे समाज में मिलजुल कर सब रहे, पूरा देश मिलजुल कर रहे, और आधुनिकीकरण यानी कि भाई मॉडर्नाइजेशन हो, यानी नए तरीके से हम शिक्षा को हासिल करें, नए तरीके से, नए जमाने से हम मेल कर पाए अपनी शिक्षा की मदद से। यानी हमारी शिक्षा अगर मदद नहीं करती, हेल्प नहीं करती नए जमाने के लिए, तो हमारी शिक्षा काम की नहीं रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है। फिर ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास जो सामाजिक, नैतिक और मानवीय मूल्यों का पोषण करे, यानी हम ऐसी शिक्षा मेथड, ऐसी टीचिंग मेथड, ऐसी एजुकेशन मेथड लाएंगे, ऐसा डेवलप करेंगे जो हमारे सामाजिक, सोशल, नैतिक यानी मोरल और मानवीय मूल्यों का, मानवीय मूल्यों यानी ह्यूमन वैल्यूज का पोषण कर सके। यानी ऐसी शिक्षा लाओ, ऐसी पढ़ाई लिखाई करवाओ बच्चों को, जिससे हो क्या भाई, हमारी जो शिक्षा मेथड ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा समाज डेवलप हो, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता बढ़े, और मानवीय मूल्यों यानी कि जो मनुष्य हैं भाई उनकी भी अहमियत बढ़े। इन सब से अच्छा हमारा एजुकेशन हो सकता है, ये सब करना होगा। अगला क्या, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी देश की जरूरतों की पूर्ति करना। देश में चाहिए ऐसे नागरिक जो देश का विकास कर सके। तो अगर आपका शिक्षा, अगर आपका एजुकेशन ये नहीं कर पा रहा है तो आप जो एजुकेशन लाए हैं या शिक्षा जो पढ़ा रहे हैं देश में, वो किसी काम की नहीं है। तो देश के उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा लाओ, है ना। तो राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो, लोकतंत्र की भावना, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र वो बढ़ना चाहिए, तथा जीवन पद्धति के विकास के अनुकूल व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण हो। यानी जो भी
जिंदगी चल रही है, जो भी लाइफ है, हमारी रोजमर्रा की आम जिंदगी जो है उसका भी विकास हो, वो भी बढ़िया से, उसका भी एक ऐसा दृष्टिकोण बनना चाहिए जिससे हम उसका सही ढंग से निर्माण कर सकें। तो ये सब क्या है, शिक्षा नीति के उद्देश्य है, शिक्षा के उद्देश्य नहीं है, याद रखिएगा। शिक्षा के अलग उद्देश्य होते हैं, पर शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य होता है कि हम इस नीति से पढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, इस तरीके से पढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, इस तरीके से एजुकेशन देंगे तो ये हो जाएगा। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य हैं। क्लियर, समझ में आया आपको? सभी ध्यान से पॉइंट्स को रिपीट करेंगे, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? जी हाँ, डेमोक्रेसी क्या है, इसको हमने प्रीवियस क्लासेस में, यानी कि अपने स्कूल वाले फाउंडेशन क्लासेस में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अगर आर्ट्स होगा तो उसमें भी बहुत बार पढ़ा हुआ कि लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है, अक्सर सुनते हो आप, है ना? तो लोकतंत्र है क्या? तो लोकतंत्र यानी कि लोक मतलब भाई पीपल, लोग, तंत्र मतलब सिस्टम, यानी लोगों के द्वारा चल रहा एक सिस्टम, एक तंत्र, इसे लोकतंत्र कहते हैं। और इसकी परिभाषा कई लोगों ने अलग दी है। सबसे फेमस परिभाषा जो लोकतंत्र की दी गई है वो अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा था लोकतंत्र वह शासन का रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन होता है। इसे अब्राहम लिंकन ने कहा था, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये शायद आप सबने सुना ही होगा, है ना? तो लोकतंत्र शासन का वह रूप है। देखो लोकतंत्र क्या है, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ शासन करने का एक तरीका होता है, ठीक? जिसमें से आप देखोगे कि राजतंत्र होता है, जिसमें आप देखोगे मिलिट्री रूल होता है ना? जिसमें आप देखोगे कि तानाशाही होती है, उसमें आप देखोगे कम्युनिस्ट रूल होता है, उसमें ही एक डेमोक्रेसी भी होती है जिसे लोकतंत्र हम कहते हैं। तो लोकतंत्र जो है शासन चलाने का, देश को चलाने का एक सिस्टम है, ठीक? तो उसी लोकतंत्र की यहां बात हो रही है। तो लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन चलता है, ठीक? ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसकी परिभाषा दी थी उन्होंने? लोकतंत्र की परिभाषा दी थी। किसने? अब्राहम लिंकन ने। दूसरी परिभाषा जो यहां पर लोकतंत्र की एक और दी गई है कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है, इट इज अ मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है ना? जिसमें जो शासक होता है, जो समुदाय होता है, यानी कि जो रूल कर रहा है, भाई देश को चलाने वाला जो होता है वही उस देश का एक बड़ा हिस्सा भी होता है। मतलब भाई मान लीजिए नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो हमारे देश के शासक हैं। तो नरेंद्र मोदी भारत के किसी समाज से ही आते हैं, किसी जाति किसी धर्म से ही आते हैं, भारतीय ही है वो भी। अगर कोई बाहर का व्यक्ति भारत पे आके राज करे तो उसे लोकतंत्र नहीं बोलेंगे। पर हमारा ही व्यक्ति जिसे हमने ही वोट देके जीता है और हमारे बीच में से निकला है, तो अगर ऐसा व्यक्ति शासन कर रहा है तो हमारे लिए लोकतंत्र कहलाता है। इसको ध्यान में रखिए। इसमें जनता अपने द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है। इसमें जनता को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाता है, राइट टू वोट, है ना? चुनाव करने का अधिकार, फिर वोट देने का अधिकार। इसमें बहुत से ऐसी चीजें शामिल होती हैं। ईमानदारी से चुनाव होना, चुनाव का प्रचार होना, ये सब इसमें शामिल होती हैं। यही क्या है? लोकतंत्र है। इसे ही क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी के बाद लोकतंत्र में शिक्षा की भूमिका, जो लोकतंत्र होता है, जो डेमोक्रेसी होती है, उसमें शिक्षा की क्या भूमिका है? मतलब उसमें जो एजुकेशन है वो क्या रोल प्ले करता है ना? हमारा आज का जो समय है, आज हम जिस लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक जीवन में रह रहे हैं, उसमें एजुकेशन, उसमें शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा ने उसमें कैसे रोल प्ले किया है? तो नंबर 1, व्यवहारिक आदर्शों का निर्धारण। जी हाँ, इसमें व्यवहारिक आदर्शों का निर्धारण होता है। यानी हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार इससे निर्धारित होंगे, इससे डिसाइड होगा कि व्यवहार कौन और कैसे रहेंगे, ठीक? अब देश लोकतांत्रिक है तो फैसले भी लोकतांत्रिक होंगे। अगर फैसले लोकतांत्रिक है तो जो व्यक्ति, जो शासक है, वो भी लोकतांत्रिक ढंग से, तरीके से ही कार्य करेगा। तो सब कुछ लोकतांत्रिक होगा, यानी सब कुछ जनता के लिए होगा, जनता से होगा और जनता के द्वारा ही होगा, है ना? दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, है ना? साइंटिफिक अप्रोच भी होना चाहिए भाई। नए नए चीजें खोजना, नया नया विकास करना, जमाने के साथ चलना, ये सब सोच बननी चाहिए। कब बनेगी? जब भाई लोकतंत्र में शिक्षा रहेगी, अच्छी एजुकेशन रहेगी तो ही। आर्थिक संपन्नता में वृद्धि, यानी कि आर्थिक रूप से संपन्न हो। ये भी सरकार इसे तो काम करती है कि गरीब भाई गरीबी से बाहर निकले, जिसको पास बेरोजगारी है उसको रोजगार मिल जाए, जिसके पास निर्धनता है उसकी निर्धनता यानी गरीबी, पॉवर्टी दूर हो जाए, है ना? तो यही तो लोकतंत्र करता है। सामाजिक नियंत्रण की शिक्षा, समाज एक सही ढंग से चले, अपराध कम हो, मिलजुल कर रहे, प्रेम भाव से रहे, तो सामाजिक नियंत्रण की शिक्षा। फिर बेकारी समाप्त करना, यानी बेरोजगारी जिसे हम कहते हैं वो भी खत्म होना चाहिए, ये लोकतंत्र में ही है।
हम पढ़ाते इसलिए हैं कि लोग पढ़कर अच्छे नागरिक बन के अच्छी नौकरी हासिल करके अच्छा रोजगार हासिल कर पाए, उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए। और जन्म दर पर रोक, जी हाँ, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही, जिस तेजी से वृद्धि हो रही है, ऐसा नहीं कि बच्चे ही नहीं पैदा होने देने, भाई बच्चे जो पैदा हो रहे हैं जिस तेजी से, उसे कम करना है। जन्म दर पर रोक लगाना है, ऐसा इसलिए ताकि भाई जनसंख्या ज्यादा ना बढ़े, जिससे जो संसाधन लगते हैं खाने पीने की चीजें, अनाज, वस्तुएं, ये कम कम खर्च हो और देश सुखी रह पाए, देश में गरीबी कम रहे, निर्धनता कम रहे, अगर जन्म दर में कमी आएगी तो। और क्या, अपराधियों को सुधारना, लोकतंत्र में जो अपराध होते हैं उनको सुधारना, जो अपराध करते हैं उन अपराधियों को सुधारना, और जो अपराध होते हैं उनको कम करना, ये भी सिखाया जाता है। अच्छी बातें, बुरी बातें, जो अपराध करता है उसको सजा दी जाती है लोकतांत्रिक ढंग से, है ना, ऐसा होता है। सामाजिक सुरक्षा का उपाय ढूंढना, समाज में कैसे सबकी सुरक्षा की जा सकती है उसका उपाय ढूंढना। अब इसमें सब कुछ आता है, पुलिस के द्वारा, आर्मी के द्वारा, या इसमें स्वयं के द्वारा, ये भी बीमारियों से रक्षा, ये सब चीजों से समाज की रक्षा का उपाय ढूंढना, ठीक। और भ्रष्टाचार को रोकना, करप्शन को रोकना, घूसखोरी ना हो, रिश्वतखोरी ना हो, समाज में जो गलत चीजें व्याप्त है उन गलत चीजों से क्या करना भाई, छुटकारा पाना। ये सब चीजें होंगी तो ही हमारा समाज अच्छा चलेगा, और ये सारे उपाय हमको क्या करना है, करने ही है समाज में, ओके। भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। और लास्ट, सांस्कृतिक विलंबना को दूर करना, यानी संस्कृति को लेकर जो हम छोड़ते जा रहे हैं अपनी संस्कृति, नए संस्कृति को फॉलो करते जा रहे हैं, या अपनी संस्कृति को अच्छा मान के दूसरे की संस्कृति की बुराई किए जा रहे हैं, बस ऐसा कर रहे हैं, तो इन सबको दूर करना है, इसे भूलना नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब लोकतंत्र में शिक्षा की भूमिका है। तो लोकतंत्र में शिक्षा की भूमिका अगर आपको पूछे कि भाई लोकतंत्र में शिक्षा क्या करता है, क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो ये बातें बता देना कि लोकतंत्र में भाई ऐसे ऐसा काम करते हैं, व्यवहारिक आदर्श होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, आर्थिक संपन्नता आती है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। ये हो गया लोकतंत्र में शिक्षा की भूमिका। तो चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है? जी हाँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार ये पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है एमपी बोर्ड के सवाल में, क्योंकि ये एमपी बोर्ड से ही चला हुआ है, पूरे भारत में सब जगह तो नहीं, ये ऐसे तो सब जगह चला हुआ है, पर हमारे देश में भी इसको बहुत, हमारे राज्य में बहुत वैल्यू इसको मिली है। पूरे भारत भर में इस योजना को प्रचार प्रसार किया गया था। ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही भाग है, उसकी बात करते हैं। चलिए, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यकता मानते हुए हास्य एवं अवरोध की समस्या को कम करने के लिए उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त, एक सब पढ़ने सब बताने से अच्छा, चलो बात मैं बताता हूं अच्छे से। पहली बात, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में शुरू हुआ। नंबर 2, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लाया गया, ठीक है, ध्यान में रखना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में स्टार्ट हुआ, है ना, ये पहला आप बोलोगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरा 1986, तीसरा इसको प्राथमिक शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए, प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानकर उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए इसको लाया गया था, ठीक। तीसरा, इससे शैक्षणिक वातावरण, चौथा बोलेंगे, इससे शैक्षणिक वातावरण को पर्याप्त और समुद्ध बनाने में, या फिर सही बनाने में, अच्छा बनाने में, सद्भाव बनाने में, तो शैक्षणिक वातावरण भी सुधरे, इसके लिए भी। और क्या, शिक्षा में गुणात्मक सुधार आए, है ना, ये भी। तो ये कुछ 5 प्रकार की बातें हो गई, आप 5 पॉइंट भी इससे बना सकते हैं। पहला पॉइंट क्या बनाएंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा बनाई गई थी। नंबर 2, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू की गई थी। नंबर 3, आप ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें बाहरी एवं आंतरिक विकास करना था शिक्षा नीति में, और वो भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा में, ठीक। ये अलग से पॉइंट बना लो कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा को सुधारने के लिए ही इस योजना को, इस परियोजना को शुरू किया गया था। इसमें बताओगे, इसमें शिक्षा के बाहरी एवं आंतरिक, यानी बाहर के कारण और अंदर के कारण, इन सबको सुधारेंगे ताकि शिक्षा की बढ़ोतरी हो सके, ऐसा भी लिखेंगे। और एक गुणात्मक शिक्षा आ सके, शिक्षा के स्तर में सुधार आ सके और गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके, यही इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना का उद्देश्य था। तो इतने में आप इतने सारे पॉइंट्स बना सकते हो, 5-6 पॉइंट आप बना सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने, इसके ऊपर संक्षेप में लिखने, कुछ पॉइंट्स लिखने आ सकता है। तो इससे जुड़े हुए टॉपिक्स भी पूछ देगा कि कब आया था, क्यों आया था, कैसे आया था, किसने लाया था, ये सब कुछ बता सकते हैं, या इसका उद्देश्य वगैरह भी पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्लियर है। पहली बात, इसको लाया किसने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। दूसरी बात, कौन से सन में आया, 1986 में आया। तीसरी बात, कि इसमें सुधारना क्या है, कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुधरे। चौथा, इसमें बाहरी और आंतरिक
दोनों तरह की शिक्षा को सुधारने पे बल दिया गया। और पांचवा कि इसमें गुणात्मक शिक्षा यानी कि गुणात्मक सुधार हो सके शिक्षा में, इसके लिए प्रयास किया जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से, इस परियोजना से। क्लियर? तो ये इतने सारे पॉइंट्स आप खुद बनाकर लिख सकते हो, ठीक, जो मैंने एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री, स्टडी मटेरियल, जी हाँ, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहां पर स्टडी मटेरियल यानी फ्री में किताबें, यूनिफॉर्म और उनके लिए जो भी चीजें लगती है बच्चों को पढ़ने के लिए, ये सब सामग्री तथा शिक्षा के जो उपकरण होते हैं, बोर्ड से लेके जितनी भी चीजें लग सकती हैं उन्हें, ऑडियो वीडियो यूजुअल्स है ना, श्रवण सामग्री, दृश्य सामग्री, जितनी भी बच्चों की पढ़ाई की आवश्यक होती है, वो सब चीजें, न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। यानी कम से कम पढ़ाई के लिए जितनी चीजें चाहिए, किताबें चाहिए या जो मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, वो सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए स्कूलों में, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। ठीक है, तो ये पहले प्राथमिक स्तर पर लागू हो कि प्राथमिक स्तर पर ही ऐसा हो सके, ताकि आगे चल के माध्यमिक स्तर पर शिक्षा जो है वो सुधर जाए, ऐसा करेंगे। क्लियर? तो ये सब होना था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। अगला ऑपरेशन शब्द ये बताता है कि भाई ये जो ऑपरेशन शब्द है ना, ऑपरेशन मतलब क्या? परियोजना। तो ऑपरेशन शब्द ये बताता है कि यह योजना अत्यंत आवश्यक है, अति आवश्यक योजना है। ब्लैक बोर्ड विद्यालय में आवश्यक उपकरण का प्रतीक है। अब इसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन शब्द का मतलब क्या कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन रखा हुआ है। क्योंकि भाई आप देखोगे कि जब कोई आर्मी ऑपरेशन करती है तब उसका नाम रखती है। ऑपरेशन मतलब क्या? चीरफाड़ ऑपरेशन नहीं, कोई मुहिम चलाती है देश की सुरक्षा में, तो ये भी एक ऑपरेशन है। ये देश की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है ना, देश की शिक्षा को सुधारने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक, तो इसलिए ऑपरेशन कहा गया कि ये बहुत ही आवश्यक योजना है। और ब्लैक बोर्ड विद्यालय में का सबसे बढ़िया सिंबल है, स्कूल का सबसे बेस्ट सिंबल क्या होता है? किताब, ब्लैक बोर्ड। तो इसमें ब्लैक बोर्ड को सिंबल बनाया गया है ना, विद्यालय का आवश्यक उपकरण का प्रतीक होता है ब्लैक बोर्ड। क्लियर है? तो ये हो गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना। क्लियर? तो बहुत महत्वपूर्ण था भाई। अब है उदारीकरण। उदारीकरण किसे कहते हैं? अब इसको और अच्छे से समझाऊंगा थोड़ा डिटेल में। उदारीकरण का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आप बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने देते हैं, अपने व्यवहार में, अपने व्यापार के जो नियमों में छूट देते हैं, ढील देते हैं, उसे उदारीकरण कहते हैं, इसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। यानी कि आपके यहां व्यापार करने में जो पाबंदियां लगी हैं, जैसे कोई भी देश अपने देश में किसी विदेशी कंपनी को आने नहीं दे रहा, ठीक है, तो उसका मतलब वो देश उदारीकरण नहीं है। और अगर वो देश अपने देश के नियमों में छूट दे रहा है, दूसरे देश के कंपनियों को, दूसरे देश को अपने देश में आके व्यापार करने दे रहा है, मतलब मैं दयालु हो गया, तो मेरा उदार हृदय हो गया, तो हमने उदारीकरण किया, उस देश ने उदारीकरण किया, इसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। जैसे 1992 के पहले भारत में किसी भी प्रकार का उदारीकरण नहीं था। आप देखोगे 1990s में, 1980s में भारत में बहुत कम प्रकार की गाड़ियां, बहुत कम प्रकार की चीजें बनती थी और 90% सामान विदेश से आता था, आयात होता था हमारा। क्यों? क्योंकि हमारे फैक्ट्री आई नहीं थी, कंपनियां नहीं थी, जो भी थी भारत की गिनी चुनी थी। विदेश से कोई आना नहीं चाहता क्योंकि हमने नियम बना रखा है, विदेश से कोई कंपनी आएगी तो उससे खूब टैक्स लेंगे, विदेश से कंपनी आएगी तो उस पर खूब रोक लगाएंगे, तामझाम, तो कोई कंपनी भारत में आना नहीं चाहती थी। फिर आई मनमोहन सिंह, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर बने, कांग्रेस की सरकार थी, 1992 था और मनमोहन सिंह फाइनेंशियल मिनिस्टर थे उस वक्त, वित्त मंत्री। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक योजना लाई जिसे कहा गया उदारीकरण। उन्होंने भारत में लिबरलाइजेशन किया, यानी भारत में जितनी भी पाबंदियां थी कि कोई विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं आ सकती, विदेशी कंपनी को 300% टैक्स देना पड़ेगा, 30% ऐसा कुछ टैक्स देना पड़ेगा, ये सारे नियमों को छोड़ा, यानी इतने कठोर नियम हटाए और उदार नियम, दयालु वाले नियम लाए, इसलिए इसको उदारीकरण बोलते हैं। उदार हृदय, दयालु हृदय है ना, तो इसलिए इसको उदारीकरण बोलते हैं। तो उदारीकरण का अर्थ है औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की, यानी कि औद्योगिक मतलब क्या? इंडस्ट्रियल, और सेवा क्षेत्र मतलब क्या? सर्विस सेक्टर। तो औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित नियमों में ढील देना। कहा ना मैंने आपको, उदार होना मतलब दयालु होना, यानी नियमों में ढील देना। तो व्यापारिक नियमों में ढील देना और व्यापारिक पाबंदियों को हटाना, यही क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। अब ऐसा नहीं करोगे, अपने यहाँ नियम कठोर बनाओगे, तो आपके यहाँ कौन व्यापार करने आएगा? कौन कंपनी आएगी पैसा इन्वेस्ट करने? तो आपका तो भला होगा ही नहीं, क्योंकि आपके देश में कंपनी आएगी तो आपके देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, आपके देश में सामान मिलेगा, आपकी सरकार को टैक्स मिलेगा, पर आप अपना किसी कंपनी को आने नहीं दे रहे, तो गलत है। तो नियमों में ढील देना, कौन से नियमों में भाई? औद्योगिक, व्यापारिक और सेवा क्षेत्र में, इन नियमों में ढील देना को ही क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। और विदेशी कंपनियों को घरेलू क्षेत्र में व्यापारिक और उत्पादन इकाइयां लगाने हेतु प्रोत्साहित करना, यानी कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनको हमारे
डोमेस्टिक यानी हमारे देश में आके, हमारे लोकल देश में आके, देश लोकल नहीं है, लोकल का अर्थ होता है कि मूल यहां पर, है ना, तो हमारे देश में इनको बुलाया जाए घरेलू क्षेत्र में। और व्यापारिक और उत्पादन, है ना, इसमें ट्रेड और प्रोडक्शन, ठीक, व्यापारिक और उत्पादन इकाई मतलब फैक्ट्रियां, यूनिट्स, है ना, लगाने हेतु प्रोत्साहित करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री हमारे देश में आकर लगाई जाए। इससे फायदा क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री आके हमारे देश में लगेगी, तो भाई इससे फायदा यही होगा कि हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलेगी, हमारे सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलेगा, तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया उदारीकरण, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। क्लियर? चलो, तो ये अगला है हमारा समुदाय का अर्थ। समुदाय क्या होता है, समुदाय की बात करते हैं। ठीक है, समुदाय का मतलब क्या, वो सोसाइटी, समुदाय का मतलब यहां पर सोसाइटी से ही है, समाज से ही है। ठीक है, वही हम बात करेंगे। तो समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह को कहा जाता है, समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह को कहा जाता है जो सामाजिक हित के लिए मिलकर एक साथ रहते हैं तथा सहयोगपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। तो समुदाय का अर्थ क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होगा, यानी कि व्यक्तियों का समूह होगा जो क्या करेगा, जो अपनी भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, एक दूसरे की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए एक साथ मिलकर रहते हैं तथा सहयोगपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक, अब जैसे एक टीचर होता है तो उसको पढ़ाने के लिए चाहिए बच्चे, जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए चाहिए टीचर। तो हम दोनों एक ही समाज में रहते हैं। टीचर कोई एलियन नहीं है, विदेश से नहीं आता है, टीचर कोई दूसरे ग्रह से नहीं आता है, टीचर भी यही समाज का है, बच्चे भी यही समाज के हैं। तो बच्चों की जरूरत पूरी हो जाती है टीचर से पढ़ के, और टीचर की जरूरत पूरी हो जाती है बच्चों को पढ़ाकर। ठीक, तो यही तो है कि तथा सहयोगपूर्ण जीवन व्यतीत करना, इसको ही सहयोगपूर्ण जीवन व्यतीत करना बोलेंगे। यही क्या है, एक साथ हम रहते हैं समाज में, और यह क्या है, व्यक्तियों का समूह है। भाई मैं भी इंसानी हूं, व्यक्ति हूं, आप सब भी इंसानी हो, व्यक्ति हो। तो समाज में क्या होता है कि व्यक्तियों का समूह जो साथ मिलकर रहता है तथा सहयोगपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। क्लियर? ये हो गया समुदाय का एक परिभाषा, डेफिनेशन। आप 3 ऐसे मेन पॉइंट्स को मिलाकर एक बढ़िया सेंटेंस बना सकते हैं कि उन व्यक्तियों का समूह जो समाज में एक साथ मिलकर रहता है और एक दूसरे को सहयोगपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, एक दूसरे के साथ या एक दूसरे को सहयोग करते रहता है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं, समूह कहते हैं। क्लियर है? आगे, समुदाय व्यक्तियों का वह समूह होता है जो एकता की भावना के साथ समान हितों को ध्यान में रखते हुए सेवा कार्य करता है। ठीक, इसमें एकता की भावना रहती है, यूनिटी, है ना। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तुम मेरी मदद मत करना, यानी अगर कोई किसी की मदद ही नहीं करेगा तो कभी बाल काटने वाला किसी के बाल ही नहीं काटेगा, तो बाल काटने वाले को कभी उसके पास कोई जाएगा नहीं बाल कटाने, तो उसको कभी पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक, सेम टीचर वाला, टीचर किसी को बोलेगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा किसी को, मेरी मर्जी, बच्चे बोलेंगे मैं भी नहीं पढ़ूंगा, हमारी मर्जी, तो बच्चों की पढ़ाई कहां से होगी, टीचर के पास सैलरी कहां से आएगी, टीचर किसको पढ़ा के अपना घर चलाएगा। तो ये बात है, तो हमें एकता की भावना रखना पड़ेगा, एक दूसरे से अलग नहीं, एक दूसरे के साथ वाली भावना रखना पड़ेगा। और भाई हम एक दूसरे के साथ समान हित देखेंगे, मेरा भी फायदा होना चाहिए, सामने वाले का भी फायदा होना चाहिए, इससे हम अपना काम करते रहेंगे, सेवा कार्य करते रहेंगे। तो यही क्या है, यही समुदाय का अर्थ है, इसे ही समुदाय कहा गया है। क्लियर है? अब देखिए समुदाय की विशेषताएं, जो समुदाय होता है उसकी खासियतें क्या होती है, स्पेशलिटी क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है। तो समुदाय की पहली विशेषता, ये मनुष्यों द्वारा वर्ग रहित समूह, यानी ये मनुष्यों का समूह है लेकिन इसमें कोई वर्ग नहीं होता है कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग। भाई हमको जरूरत है बाल कटाने की, हम नाई के पास जाएंगे, नाई को जरूरत है पैसे की, हमारे पास हमारे बाल काटेगा, ये नहीं बोलेगा तुम काले दिखते तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा, तुम गोरे दिखते तुम्हारे बाल काटूंगा, ऐसा नहीं, कोई वर्गीकरण नहीं, तुम हिंदू हो तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा, कोई वर्गीकरण नहीं है हमारे समाज में। आप देख सकते हो जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं है, हम जाते हैं हमारे पास बाल अच्छे कटने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा बाल हिंदू मुस्लिम SC ST OBC कौन व्यक्ति काट रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता, काला गोरा व्यक्ति कौन काट रहा है फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारा कोई वर्ग नहीं रहता इसमें, यार वर्ग रहित समूह है। दूसरा, निश्चित भूमि क्षेत्र है, समाज का एक निश्चित भूमि क्षेत्र होता है। भाई यहां से लेकर यहां तक भाई राजस्थान है तो राजस्थान एक अलग समाज है, यहां से यहां तक मध्य प्रदेश है अलग समाज है, भाई वहां से लेकर है ना वहां कह देंगे कि भाई यहां से लेकर यहां तक बिहार राज्य है तो बिहार का अपना अलग समाज है ना। तो समाज का एक निश्चित भूमि क्षेत्र होता है, एक निश्चित इलाका होता है। ठीक, तीसरा, मानवों की सामुदायिक सोच एवं विचारधारा। भाई इंसान अगर रह रहे हैं सब, इसमें सामुदायिक सोच अलग होती है, सामुदायिक सोच में सिर्फ अपना फायदा नहीं देखते, समुदाय का फायदा देखते हैं, समुदाय के फायदे के साथ साथ अपना फायदा देखते हैं, सिर्फ अपना फायदा नहीं, सिर्फ समुदाय का फायदा नहीं, समुदाय के फायदे के साथ साथ अपना भी फायदा हो जाए या अपने फायदे के साथ साथ समाज का ही भला हो जाए, तो ये सोच होती है सामुदायिक। ठीक, यही विचारधारा है। क्षेत्र का अस्तित्वमय होना,
आप ऐसे समुदाय में रह रहे हो जहां कोई रहता ही नहीं है, रेगिस्तान में गए हो, अकेले रह रहे हो पूरे रेगिस्तान में, है ना। तो ये आप कौन सा समुदाय बना रहे हो, ये आप कैसा समूह बना रहे हो। तो आपका समुदाय, आपका समूह का अस्तित्व होना चाहिए, नहीं तो बस पूरे समाज में अकेले आप ही एक अकेले व्यक्ति रह रहे हो, आसपास कोई है ही नहीं और बोल रहे कि मैं समाज हूं। तो खुद की मदद खुद कर पाओगे, खुद की जरूरत खुद पूरी कर पाओगे, खुद में ही एकता की भावना रख पाओगे? नहीं, इसके लिए दूसरे लोग चाहिए। तो समाज का अपना अस्तित्व होना ही चाहिए, ध्यान रखेंगे। विचारों में यथार्थता का होना, यानी जो आपके विचार हैं वो सही होनी चाहिए, सत्य होने चाहिए, अच्छी नीयत से होनी चाहिए। तो विचारों में यथार्थता का होना और समानता पर आधारित दृष्टिकोण, यानी इक्वालिटी ही होनी चाहिए, समानता, है ना, कि मैं भी समान सोच रहा हूं, तुम भी समान सोच रहे हो, हम दोनों की सोच एक जैसी, कि मेरे फायदे से समाज का फायदा हो, तुम्हारे फायदे से समाज का फायदा हो, ऐसा होना चाहिए। तो हम सब समानता पर आधारित दृष्टिकोण रहता है, यानी ऐसा दृष्टिकोण है, इस प्रकार से कार्य करते हैं कि यहां पर समानता रहती है एक दूसरे के बीच। क्लियर? तो ये सब विशेषताएं हैं, किसकी विशेषताएं हैं? ये सब भाई समुदाय की विशेषताएं हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमारे इस समसामयिक भारतीय समाज शिक्षा के इकाइयों के। तो यहां पर ही हमारा विषय समाप्त होता है। 2 मैराथन लेक्चर्स में हमने इस पूरे विषय को कवर कर लिया है। अब अगला जो मैराथन लेक्चर कल आएगा वो आएगा हमारा दूसरे विषय का। जी हाँ, प्रथम वर्ष के दूसरे यानी कि तीसरे विषय की, 2 विषय की तो ला चुके, बाल स्तंभ, बाल विकास, समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। इसके बाद जो हमारा टाइम टेबल में 3rd सब्जेक्ट है, जिसकी 3rd परीक्षा होने वाली है, तीसरी परीक्षा होगी जिस विषय की, उस विषय की मैराथन क्लास लेकर आएंगे। ठीक वही 9 बजे हमेशा आएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। कभी टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि कभी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं रहती है, कभी कोई आवश्यक कार्य आ जाता है, तो थोड़ा टाइम ऊपर नीचे होता है, लेकिन आमतौर पर सुबह में 9 बजे के आसपास लेक्चर आ जाता है। क्लियर? चलिए, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया, अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करके अन्य विषयों के वीडियोस देखें और हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, हमें आप फेसबुक पेज पे भी लाइक करना और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक दिया गया है। और तो और आप हमें हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो और जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हो, संपूर्ण विषयों के सारे नोट्स, संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पे मैसेज करके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।